एक बैठक होती है जिसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाती है, सारे दल मिलकर फैसला लेंगे। अब क्या, जब सारे दल मिलकर फैसला लेंगे तो लालू और तेजस्वी के हाथ से फैसला लेने की जो ताकत थी वो बिहार में कम हो जाएगी। महागठबंधन के लिए एक बात, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आरजेडी को फंसा दिया है कांग्रेस पार्टी ने? दूसरी बात, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और क्या होगा, क्यों तेजस्वी के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में? क्या किस तरीके से बात बन सकती है? तो लालू तेजस्वी के विकल्प के रूप में बिहार में किसी को खड़े होने नहीं देना चाहते, तो कांग्रेस ने भी रणनीतिक तरीके से कन्हैया कुमार को वहां प्लांट किया है। और वो प्लांटेशन के पीछे कारण यही है कि कन्हैया कुमार को मैदान में उतारना, मुख्यमंत्री के रूप में सहमति नहीं देना, कहीं ना कहीं आरजेडी पे एक कांग्रेस का अप्रत्यक्ष दबाव है। इंडिया अलायंस एक सोच है, एक कंसेप्ट है जो कभी भी यथार्थ पर उतरा ही नहीं। सारी क्षेत्रीय पार्टियों का जो वोट है वो कांग्रेस के पेट से निकाला हुआ वोट है, और कांग्रेस अगर अपने वोट वापस चाहती है तो आपको समन्वय नहीं, संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा क्षेत्रीय दलों से। ओबीसी जब तक कांग्रेस के पास नहीं आएगा, भले ही वो 30% ही आए, तब तक कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दोबारा नहीं उभर सकती। अगर कांग्रेस तेजस्वी को नेता नहीं मानेगी तो इनके पास ऐसा नेता कौन सा है? तेजस्वी और राहुल के बीच में ये सब जो चीजें अभी आप देखेंगे सीटों वाली, उनको ही पता है ये एक दूसरे के बगैर, उनको कोई और नहीं, उनको कोई ठौर नहीं। कांग्रेस पिछले 3 चुनावों से, पिछले मैं कहूँगा 1.5 दशक से इसी समस्या को हल नहीं कर पाई है। ये कैच 22 जो अंग्रेजी में कहा जाता वही स्थिति है कांग्रेस के लिए। अब वो अंडा मुर्गी पहले वाली बात हो गई है। उसको कहीं ना कहीं ये रिस्क लेनी पड़ेगी कि बिना गठबंधन के वो अपने दम पर चुनाव लड़े, अपना संगठन खड़ा करे, चाहे 0 सीट आ जाए। और जिस दिन ये कांग्रेस हिम्मत कर लेगी उस दिन कांग्रेस बन जाएगी। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और खबरों के खिलाड़ी में आज बात करेंगे बिहार की, जहां पर बहुत जल्द चुनाव होने हैं। हालांकि अभी कुछ महीनों की दूरी जरूर है, लेकिन सियासत पूरी तरीके से बिहार की गरमाई हुई है। और सिर्फ बिहार क्यों, बिहार से लेकर दिल्ली तक इस पर लगातार हलचल देखने को मिल रही है। महागठबंधन की अगर बात करें, कांग्रेस, आज आरजेडी, वाम दलों और बिहार के जो तमाम दल एक साथ महागठबंधन में है, सबकी बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बैठक होती है, पटना में बैठक होती है, लेकिन आरजेडी ने तो अपने तरफ से सीएम का चेहरा चुन रखा है, पर महागठबंधन की तरफ से सीएम के चेहरे को लेकर कोई खुलासा नहीं किया जा रहा। एक बैठक होती है जिसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाती है, सारे दल मिलकर फैसला लेंगे। अब क्या, जब सारे दल मिलकर फैसला लेंगे तो लालू और तेजस्वी के हाथ से फैसला लेने की जो ताकत थी वो बिहार में कम हो जाएगी। महागठबंधन के लिए एक बात, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आरजेडी को फंसा दिया है कांग्रेस पार्टी ने? दूसरी बात, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और क्या होगा, क्यों तेजस्वी के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में? क्या किस तरीके से बात बन सकती है? चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन तैयारी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। उसी पर बात करेंगे और बिहार की सियासत को समझने की कोशिश करेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, अजय सेतिया जी हैं, राजकिशोर जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हैं। राकेश सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। इंडिया गठबंधन के तौर पर हमने देखा था लोकसभा चुनाव में सब एकजुट हो गए थे, लेकिन अब जब बात बिहार की आती है, जहां पर महागठबंधन, मेन पार्टियां तो कांग्रेस और आरजेडी को ही कहेंगे, एक साथ कोऑर्डिनेशन दिखाने की बारी थी। तेजस्वी राहुल कई बार साथ दिखते रहे हैं, साथ मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही। तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस नहीं मान रही। इस तरह की खबरें सत्ता के गलियारे में बिहार में खूब चल रही हैं अभी। तो क्षेत्रीय दल थोड़ा सा हमलावर हुए। हमलावर होने का कारण यही था कि बिहार और यूपी का चुनाव, क्षेत्रीय दलों ने ये जताने का प्रयास किया कि हम, यानी इंडी गठबंधन, राहुल के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे जी को भी शिवसेना ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन क्या कांग्रेस उस पर मानी? उद्धव जी जबकि चल के आए थे, उसी तरह से तेजस्वी भी चल के आए कि कांग्रेस रजामंद हो जाए। लेकिन कांग्रेस जानती है कि इस बार बिहार में जो पिछला चुनाव, विधानसभा चुनाव था, उसके नतीजों को देखते हुए आरजेडी बहुत ज़्यादा सीट देने की स्थिति में नहीं है, उसका मन नहीं है। तो कांग्रेस चाहती है कि यदि मुख्यमंत्री की जो कमज़ोर नब्ज है आरजेडी की, यदि हम उसको दबाते रहेंगे तो हमें बेहतर सीटें मिल पाएंगी, नहीं हमें 40 से 50 सीटों पर सिमटा दिया जाएगा। तो कुल मिला के कांग्रेस का खेल यही है, और इसीलिए उन्होंने तेजस्वी के मुकाबले के लिए कन्हैया कुमार को उतार दिया है। और सबको पता है कन्हैया कुमार और तेजस्वी और लालू के बीच में क्या रिश्ते हैं। 2019 के चुनाव में जब कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे बेगूसराय से, तो वो एक युवा नेता वहां उभरने ना पाए, इसके लिए लालू ने गठबंधन तोड़ा और तोड़ने के बाद उनके खिलाफ उम्मीदवार तक उतार दिया।
तो ऐसे में कन्हैया कुमार की हार का एक कारण लालू और तेजस्वी थे। तो लालू तेजस्वी के विकल्प के रूप में बिहार में किसी को खड़े होने नहीं देना चाहते, तो कांग्रेस ने भी रणनीतिक तरीके से कन्हैया कुमार को वहां प्लांट किया है। और वो प्लांटेशन के पीछे कारण यही है कि कन्हैया कुमार को मैदान में उतारना, मुख्यमंत्री के रूप में सहमति नहीं देना, कहीं ना कहीं आरजेडी पे एक कांग्रेस का अप्रत्यक्ष दबाव है। और मुझे लगता है उस दबाव को आरजेडी भी महसूस कर रही, क्योंकि उसको पता है कि जब जब आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े हैं, दोनों को असफलता हाथ लगी है। मिलकर चुनाव लड़ने से भले ही सत्ता तक ना पहुंच पाए हों, लेकिन प्रमुख विपक्षी और मजबूत विपक्ष के रूप में उनकी उपस्थिति बिहार में हुई है। तो दोनों की मजबूरी है गठबंधन करना, दोनों साथी बन के लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीटों को लेकर दोनों के बीच में रस्साकसी और नूरा कुश्ती चल रही है। ये बड़ी बात है। देखिए रामकृपाल सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई। कोऑर्डिनेशन उसके पहले जब यहाँ दिल्ली में तेजस्वी यादव मिले थे मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी से, उसके बाद लगा था कि जब पटना में बैठक होगी तो नाम सामने आ जाएगा। आरजेडी के तो तमाम नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव ही चेहरा है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो खेल है, ये क्या फंसाने के लिए खेला गया है कि अभी जब तक सीटों पर पूरी तरीके से बात बन नहीं जाती, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग दल हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आरजेडी और खुद कांग्रेस है, तो जब तक बात नहीं बन जाती तब तक फंसा के रखो, इसी बहाने दबाव रहेगा, हमारी बात मान भी जाएंगे, पूरी नहीं तो कम से कम काफ़ी हद तक मान जाएंगे। देखिए, मैं हालांकि याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है लोगों की, लेकिन मैंने जो कहा है आज से नहीं, बहुत पहले से, जब ये इंडिया अलायंस बन रहा था तब से एक बात मैं कहता रहा हूँ कि इंडिया अलायंस एक सोच है, एक कंसेप्ट है जो कभी भी यथार्थ पर उतरा ही नहीं। ये बात मैंने तब भी आपके यहाँ बहुत साफ साफ कही थी और आज भी कह रहा हूँ। अगर आप देखें उसको प्रैक्टिकल में, तो इंडिया अलायंस क्या रहा है, चाहे लोकसभा का चुनाव देख लीजिए बंगाल में किस तरह से हुआ। चलिए छोड़िए उन बातों को, आज की तारीख में देखिए प्रैक्टिकल बात यह है कि कांग्रेस को ये तय करना है, एक ऐसे जगह पे खड़ी है जहाँ से दो राहें जाती हैं। एक तो उसका ये है कि हमें मोदी को हराना है, यानी हम कंपोस्ट बनने के लिए तैयार हैं, चाहे आरजेडी का हो, चाहे एसपी के लिए हो, फलाना के लिए हो। एक धड़ा ये कहता है कि आप इस तरह से कंपोस्ट बनते रहिएगा तो कांग्रेस कब रिवाइव होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 36 वर्ष हो गए जब कभी इसका मुख्यमंत्री हुआ करता नारायण दत्त तिवारी। बिहार में वही स्थिति है। बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे शायद आखिरी मुख्यमंत्री थे। तो मुझको ये बताइए कि अगर इन सारे राज्यों को आप छोड़ देंगे दूसरों के लिए, तो फिर कांग्रेस कहाँ से, कांग्रेस का भविष्य क्या है। तो कांग्रेस में एक ये भी चल रहा है जैसे दिल्ली में हुआ कि चाहे जो भी हो, अब छोड़िए। मैं बार बार ये बात कहता था, जब तक कांग्रेस अपने पुनर्जागरण के लिए संगठन बना के सत्ता तक पहुंचा जाता है, सत्ता में आकर के संगठन नहीं बनाया जाता, वो दिन चले गए। वो नेहरू का ज़माना था, इंदिरा का ज़माना था। अब वो दौर नहीं है कि आप पहले सत्ता में पहुंच जाएंगे फिर संगठन बनाएंगे। तो अब तो आपको इतना पॉपुलर होना चाहिए कि ट्रंप की तरह, वो स्थिति है नहीं। एक ही शर्त पर कांग्रेस उस बात को मान सकती है, अब कांग्रेस वहाँ पहुँची है कि विधानसभा में हम आपकी बैसाखी बन सकते हैं, बशर्ते लोकसभा में आप हमारे बैसाखी बनिए। ये क्षेत्रीय दल कभी मानेंगे नहीं। तो जैसा कभी कह रहे थे, यहाँ पे कर्नाटक इलेक्शन के बाद से जब से कांग्रेस को ये आभास हो गया कि इस देश का माइनॉरिटी यानी मुस्लिम जो है वो एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में हमें देखना चाहता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रीय विकल्प के रूप में मुस्लिम तभी दूसरे के पास जाता है जब देखता है कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं कर सकती, यानी मजबूरी में वो किसी और पार्टी को वोट देता है, इसलिए नहीं। कांग्रेस में अब ये कल को क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से कन्हैया कुमार को लेकर राहुल गांधी बिहार में घूमे हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा पिछली बार भी जो जितना द्वंद्व चला था, लालू का एक ही सपना है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। इसलिए लालू बहुत दूर के अच्छे पॉलिटिशियन हैं, जाहिर सी बात है, वो देखते हैं कि पोटेंशियल थ्रेट क्या क्या है। तो एक तो चिराग पासवान है, वो तो खैर दूसरी पार्टी में है, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, और एक चौथाई मान लीजिए आप पप्पू यादव। एक बात है, उनको जो लगता है कि ये मतलब कुछ हो सकते हैं। बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं कि, मैं एक मिनट और लूँगा, ये लोग नहीं चाहते हैं लालू की किसी तरह से हो। दूसरा ये भी है कि बिना कांग्रेस के, जैसा इन्होंने सही कहा कि आप लड़ तो जाएंगे
लेकिन वही है कि फिर आप बीजेपी के लिए अगर कांग्रेस अलग लड़ती है, आरजेडी अलग लड़ती है, तो फिर तो बीजेपी के लिए खुली राहें हैं। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस में यह द्वंद्व है कि आप बीजेपी से बदला लेने की राजनीति करते रहेंगे या आप सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं फिर उदाहरण देता हूं, दोनों का बड़ा फर्क है। अगर आप जीतते हैं तो उसमें इम्प्लाइड है कि बीजेपी हारेगी, तो आप निगेटिव नारे के साथ क्यों चलते हैं कि हमें बीजेपी को हराना है। निगेटिव नारे में यह होता है कि आप ऐसे ही कंपोस्ट बनते रहेंगे सीपीएम की तरह, वो भी जो है वो सत्ता में उसको नहीं जाना है, बीजेपी को हराना है। तो आज तक वही कर रहे हैं, कम्युनिस्ट खत्म हो गए। तो कांग्रेस को अब इस बार कर्नाटक के इलेक्शन में जिस तरह से हुआ है, दिल्ली में जिस तरह उन्होंने लड़ा है, कांग्रेस के सामने ये दो चीज़ें हैं। कांग्रेस अगर डिमांड करेगी, अगर असर्ट करेगी, तो कितना आरजेडी को झुका पाती है, कितनी सीटें पाती है, और अगर नहीं करेगी तो फिर वो कांग्रेस का अपना वो है। लेकिन ये तय है कि आरजेडी वहाँ इंडिया अलायंस नामक क्या चीज़ है, बेसिकली आरजेडी और कांग्रेस ही है, बात ये कहते रही है। इन दो पार्टियों का है और दोनों के अपने टकराव हैं। मैं इसलिए फिर बार बार कहता हूँ, सारी क्षेत्रीय पार्टियों का जो वोट है वो कांग्रेस के पेट से निकाला हुआ वोट है, और कांग्रेस अगर अपने वोट वापस चाहती है तो आपको समन्वय नहीं, संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा क्षेत्रीय दलों से। और क्या स्थिति होती है मैं नहीं जानता हूँ, आने वाला समय बताएगा। नहीं, यही बड़ी बात है। देखिए, इसको लेकर अजय सर बहुत चर्चा हो रही है। कांग्रेस के इस बार दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा, विधानसभा के चुनाव अलग अलग लड़ी, कांग्रेस किसी के साथ नहीं गई, क्या उसी स्ट्रैटेजी को लेकर बिहार में जाएगी? क्योंकि बिहार में इस स्ट्रैटेजी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, 2010 में आरजेडी कांग्रेस अलग अलग लड़े थे, नतीजा हम सबके सामने था। मतलब ये स्थिति हो गई थी कि विपक्ष का नेता कैसे बनाए, वो वाली सूरत में आ गए थे। लेकिन उसके बावजूद दबाव बनाकर कांग्रेस कम से कम ये कोशिश कर रही है क्या कि अभी जो हम छोटे भाई की भूमिका से हैं उससे निकल कर वापस आ जाए। जितना आक्रामक अभी जो नए अध्यक्ष हैं और नए प्रभारी हैं वो नजर आ रहे हैं, उतने पुराने अध्यक्ष नहीं थे, उनके ऊपर तो बहुत सारे आरोप लगते रहे। आदर्श जी, हरियाणा के चुनाव और दिल्ली के चुनाव से पहले, ठीक पहले, कांग्रेस की यही स्ट्रेटजी थी जो आप कह रहे हैं कि सब जगह पर क्षेत्रीय दलों को दबाव में ला करके हम उभरने की कोशिश करें। लेकिन इन दोनों चुनावों में जो कुछ हुआ उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह डिमोरलाइज है। जो लोग समझते हैं कि बिहार में इस तरह की स्ट्रेटजी कांग्रेस बना रही है कि गठबंधन से बाहर निकल के अकेले चुनाव लड़ लें, तो ऐसा कांग्रेस की सोच मुझे नहीं लगती है। कांग्रेस को वहाँ गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है, लेकिन इस गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 2020 जैसी स्थिति में कांग्रेस न पहुंचे, उसकी स्ट्रेटजी इतनी है कि उससे निकल के आए, कम से कम जो है 40 सीटें वो जीतें। ये इस स्ट्रेटजी को लेकर के कांग्रेस चल रही है। गठबंधन में उसे लड़ना ही लड़ना है। वह 70 से ज़्यादा सीटें नहीं चाहती। आज से दिल्ली के चुनाव से पहले उसकी स्थिति ये थी कि वो 100 सीटें मांग रही थी, आज वो 70 ही मांग रही है। लेकिन आज उसका दावा क्या है कि सीमांचल में, जो कि मुस्लिम प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर उसको सीटें ज़्यादा मिले। कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि 2020 के चुनाव में हमें स्ट्रेटजिकली आरजेडी ने वो सीटें दी जो हारने वाली सीटें थी, जो आरजेडी कभी नहीं जीती थी, वो सीटें कांग्रेस को थमा दी गई। इसलिए हम 70 सीटें लड़के सिर्फ 19 पर निपटे। ये उनका ये भी आरोप है कि आरजेडी ने ही उनको इस स्थिति पर पहुंचाया। और जबकि पप्पू यादव का ये कहना था कि अगर हम उनको 70 सीटें ना देते, 50 सीटें देते, तो हमारी सरकार बनती ही बनती, या उनका तो यहाँ तक कहना था कि हम अपने बूते ही सरकार बना लेते। तो पप्पू यादव का आज से कुछ महीने पहले तक यही स्ट्रेटजी थी कि इनको 50 तक निपटाया जाए, 50 से ऊपर सीटें ना दी जाएं। कांग्रेस की ये सोच थी कि 100 के करीब जाएं, 100 से नीचे ना जाएं। लेकिन आज तेजस्वी यादव भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि 70 सीटें हमें देनी होगी, और 70 सीटें देने को वो तैयार भी हैं। लेकिन कौन सी सीटें देनी होगी उसका दबाव कांग्रेस लगातार बना रही है। जो यहाँ पर मीटिंग हुई, उस मीटिंग का जो अर्थ था, राम गोपाल जी ने भी जैसे कहा कि जिस प्रकार उन्होंने कन्हैया को पीछे लगा दिया, पप्पू यादव को पीछे लगा दिया, तो वो दबाव सिर्फ इस बात का है कि हमें सीटें हमारी मर्जी की दे दी जाएं, कम से कम मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें दे दी जाएं, ताकि ये दावा ना रहे कि मुस्लिम जो है वो आरजेडी के साथ है, मुस्लिम कांग्रेस के साथ है। इस प्रभाव को पूरे देश में बिहार के माध्यम से भी बनाना चाहती है, बाकी जगह भी उन्होंने बनाया है। तो दोनों में समझौता है, भले ही उसको अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन आप देखिए
कि मनोज झा ने क्या कहा है। मनोज झा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने साफ संकेत दिया कि इसके अलावा चारा क्या है। हाँ। तो मुख्यमंत्री के दावेदार वही होंगे, अगर सत्ता में आते हैं तो उनके अलावा विकल्प क्या है। अगर मान लो चलिए 70 सीटें लड़ती है, 40 भी जीत जाए कांग्रेस, तो क्या अपनी मर्जी का वो मुख्यमंत्री बना सकती है? ये एनडीए में संभव है, ये वहाँ तो संभव होगा ही नहीं। तो ये जो सारा खेल चल रहा है, वो खेल सिर्फ ये चल रहा है कि कांग्रेस 20 की तरह धोखे में ना रहे, उसको अच्छी सीटें मिले और वो जीत जाए, और दलित पर उस पर जो है उसका दावा मुस्लिम वोटों पर बना रहे। इसी स्ट्रेटजी के लेकर के कांग्रेस और दोनों चल रहे हैं। दोनों में कोई गलतफहमी नहीं है, दोनों में मैं समझता हूं कि पूरी तरह सहमति है। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भी हो जाएंगे चुनाव आते आते, अभी तो बहुत समय पड़ा है। और पप्पू यादव ने भी यही कहा है कि अभी क्या है, अभी थोड़ा वेट कीजिए। और आप याद कीजिए कि इतनी जल्दी उसको प्रोजेक्ट करने की जरूरत भी क्या, प्रोजेक्ट करने से नुकसान भी हो सकता है, ये भी दोनों को पता है कि उसको प्रोजेक्ट करने से नुकसान, क्योंकि अभी तो बहुत समय पड़ा है। इस समय के अंदर जेडीयू और भाजपा का जो प्रचार होगा जंगल राज वाला, उसका नुकसान भी तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। जब राजनीतिक माहौल गर्म हो जाएगा उस समय कर दिया जाएगा, और ये सब जगह होता है। कई बार तो प्रोजेक्ट नहीं भी किया जाता है। अब वहाँ पर नहीं प्रोजेक्ट किया गया था महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी उन्होंने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। तो कांग्रेस कहीं करती है, कहीं नहीं करती है। और अब उधर दूसरी तरफ भाजपा को ले लीजिए, तो 2013 में नरेंद्र मोदी को भी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। उनको तो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट जाकर के आखिरी 2 महीनों में किया गया। तो इतनी जल्दी मैं समझता हूँ कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों दलों में सहमति है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कब चीज़ें सामने आएगी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरजेडी की तरफ से बहुत जल्दबाजी दिखाई देती है। अनुराग सर, आरजेडी के नेता, छोटे नेता से बात कीजिए, बड़े नेता से बात कीजिए, वो तो सीधा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं, हम चुनाव जीत चुके हैं, वो बस शपथ लेना बाकी उस वाले मोड में चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सीट, जो सीधे तौर पर समझ आता है कि सीटों को लेकर जो दबाव बनाना चाहती है, पिछली बार जब सीट बंटवारा हुआ था, जो अध्यक्ष थे उन पर जो आरोप लगे, जिस तरीके से सीट बटी, वो सीटें कांग्रेस के खाते में गई जहां कांग्रेस का कोई आधार ही नहीं था। तो ये सब कुछ एक गेम प्लान का हिस्सा माना गया। इस बार उस पूरे गेम को पलट दिया कांग्रेस ने, सीधे तौर पर कि सीट वो चाहिए जहां हम मजबूत हैं या मजबूत हो सकते हैं। तो एक पूरी रणनीति कांग्रेस ने बना दी है। अभी लालू और तेजस्वी भले बाहर नहीं दिख रहा प्रेशर, लेकिन प्रेशर में तो है। देखिए आदर्श जी, एक चीज़ मैं सबसे पहले उससे शुरुआत में उसी चीज़ से करूंगा। जब कांग्रेस की अगर हम राजनीति को देखते हैं तो जितना गहराई में जाके पत्रकार लोग उनके रणनीति जो अंदर चल रही होगी उनकी रणनीति के कयास लगाते हैं, अगर आप कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करें, वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि क्या चल रहा है, उनको खुद कुछ नहीं पता होता है। तो ये एक हाँ, पत्रकारों से पता लगती है, ये एक सच्चाई है कि ये हो सकता है कि जो कांग्रेस की रणनीति परिवार के अंदर डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिस्कस होती हो और वहीं रह जाती हो, खाने के बाद, हाथ धोने के बाद भूल जाते हो, तो अलग की बात है। लेकिन असलियत ये है कि कांग्रेस की क्या रणनीति होने वाली है, ये किसी कांग्रेस के नेता को नहीं पता होती है। ये मैं दावे के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, और जो दिल्ली का सरकार का चुनाव हुआ उसमें केंद्र की जो कांग्रेस की लीडरशिप थी उसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। स्टेट लीडरशिप क्लियर थी कि उन्हें जीतना है या नहीं जीतना है, वो एक सेकेंडरी मामला है, लेकिन आम आदमी पार्टी को हराना है, इस मामले में क्लियर थे वो। तो सबसे पहली चीज, हम जो कांग्रेस को एकदम बहुत दिमाग लगा के जो सोच रहे हैं, इतना तो दिमाग उन लोग ने खुद कभी नहीं लगाया, और इसी वजह से पार्टी की जो हालत हुई है वो इसी वजह से हुई है। दिल्ली के चुनाव से एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद से कांग्रेस लीडरशिप एक मामले में क्लियर है। उसको आप ये मत समझिए कि वो हतोत्साहित है, वो हतोत्साहित नहीं है, वो और उत्साहित है राज्य की राजनीति में कि हमारा खेल बने ना बने, हम तुम्हारा बिगाड़ देंगे। तो इनके पास जो ट्रम्प कार्ड इस समय बिहार में और गुजरात में हर जगह जो स्टेट की राजनीति में इनके पास ट्रम्प कार्ड है कि या तो तुम हमारी बात मानो, हमारी शर्तें मानो, नहीं तो हमारा तो जो है सो है, तेरा तो खेल बिगाड़ देंगे। तो यही इनके पास
जो ट्रम्प कार्ड है उसको लेके ये बिहार में राजनीति में चल रहे हैं। और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी रही है जिस दिन नॉमिनेशन के आखिरी दिन होता है उस दिन सुबह 10 बजे तक कैंडिडेट नहीं डिसाइड होता है। तो हम आज अभी तो चुनाव की डेट से भी हम दूर हैं। हम कहां से कांग्रेस में, अभी तो वो लोग खुद नहीं सोच रहे होंगे कि बिहार का चुनाव होने वाला है। वहां पे लोकल लीडर सोच रहे हो तो सोच रहे हो, सेंट्रल लीडरशिप नहीं सोच रही होगी अभी नहीं। और ये कोशिश लोकल लीडरशिप की ज्यादा है कि भाई हम निकले हैं आरजेडी के छाते से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वही चीज है ना कि कांग्रेस जो लोकल लीडरशिप है वो जिस भी स्टेट में है, अगर वो अलायंस का पार्ट बनती है तो अलायंस का पार्ट बनने की वजह से जो कांग्रेस का अपना नेता है, जो एस्पायरिंग नेता है, जो नेता बनने आया है, उसकी तो राजनीति खत्म है ना। क्योंकि कांग्रेस हमेशा, भले ही वो अपने आप को राष्ट्रीय दल बताएं, वो अंतरराष्ट्रीय दल बता लें, बताने में तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन वो जो क्षेत्र में जब एक विधायक है या एक एमपी है उसकी तो राजनीति खत्म होगी, क्योंकि उसको तो टिकट ही नहीं मिलना ना, उसको तो सीट बंटवारे वो बाहर हो जाना है। अच्छा, तीसरी बात, एक चीज जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर की अगर हम बात करें कि कांग्रेस आरजेडी के लीडरशिप पे तेजस्वी को लीडर मानने में हिचकिचा रही है। इस पे मेरा जो अपना मत है, अगर कांग्रेस तेजस्वी को नेता नहीं मानेगी तो इनके पास ऐसा नेता कौन सा है? ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने एक गेम स्पॉइलर के तौर पे हमारे पास एक कार्ड है कन्हैया कुमार, कि हम, फिर वही बात है कि हम जीते ना जीते तुम्हारा खेल खराब कर देंगे। लेकिन कन्हैया कुमार के साथ एक चीज और भी है जो उनको, कांग्रेस को भी हमसे आपसे ज्यादा पता है, कम से कम इस मामले में नेहरू गांधी फैमिली बहुत क्लियर है कि जिस तरह से वो लालू के लिए थ्रेट है, कन्हैया कुमार जिस तरह से विस्फोटक व्यक्ति हैं, वो कल को जिस समय कांग्रेस शहजादा माइंडसेट से बाहर निकलेगी उस समय कन्हैया कुमार नेहरू गांधी फैमिली के लिए भी खतरा बन सकते हैं। भले ही वो कंस्ट्रक्टिव प्रधानमंत्री या अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो या ना हो, लेकिन अध्यक्ष पद और नेहरू गांधी फैमिली के लिए खतरा जरूर बन सकते हैं। तो कांग्रेस को से ज्यादा नेहरू गांधी फैमिली को यह पता है कि किसको चढ़ाना है और किसको गिराना है, पार्टी के लिए नहीं, अपनी खुद की लीडरशिप के लिए। कब तक चलाना है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक आखिरी पॉइंट है, मैं 30 सेकंड और लूंगा। देखिए, जो सीटों की जहां तक बंटवारे की बात है कि जो पिछली बार अजय जी ने बोली, रामकृपाल जी ने बोली कि उन्हें 70 सीटें वो मिली जो आरजेडी की पसंद की थी। इस बार जो मुझे जितनी जानकारी, ये 50 सीट पे भी राजी हैं, लेकिन सीटें इनकी मर्जी हो जाएं, मर्जी की हो, स्पेशली वो हो जहां पे मुस्लिम बहुल सीटें हों। वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे मुस्लिम लीडर, मुस्लिम्स के एक छत्र नेतागिरी, उनकी एक छत्र नेता वो बने रहें केंद्र में। तो वो बिहार में वो सीटें चाहते हैं, भले ही सीटें कम हो, लेकिन जहां मुस्लिम बहुल सीटें हों, जिससे ये मुस्लिम पॉपुलेशन के नेता बने रहें और भविष्य की राजनीति में उनके लिए लॉन्ग टर्म ये रहे कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये बाकी जगहों पर भी जाकर क्लेम कर सके। राजकिशोर सर, इसमें देखिए आरजेडी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं एनडीए की भी बात करूंगा। एनडीए अब ये प्रोजेक्ट कर रही है कि भाई महागठबंधन जो है वो तो चेहरा ही नहीं तय कर पा रहा। वहीं बात अगर मैं तेजस्वी यादव की करूं, तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं, नीतीश की सेहत पर हमला कर ररे हैं, जिसको लेकर खुद उनके बेटे की तरफ से सफाई दे दी गई कि भैया आकर एक दिन रहकर देख लीजिए, वो तो अगले 5 साल रहने वाले हैं। अब वो कह रहे हैं कि बिहार के जितने मंत्री हैं 30% कमीशन पाते हैं, वो ये कहकर माहौल बनाने में लगे हैं। एनडीए ये कहकर माहौल बनाने में लगा कि भाई महागठबंधन में खुद ही आपस में मेलजोल, विश्वास नहीं है कि किसको सीएम बनाएंगे। तो क्या ये एनडीए के फेवर में परिस्थिति है और जो आरजेडी हमला कर रही है उसका असर नहीं दिखेगा ग्राउंड पर? देखिए, एनडीए के फेवर में स्थिति ये कहना तो अभी के लिए मतलब, हाँ देखिए, कुल मिला के जब भी कोई गठबंधन होता है आदर्शी, तो ये आप मानकर चलिए कि इतनी आसानी से नहीं होता है, खास तौर से जहाँ पर दोनों के स्टेक्स हों। अभी चर्चा चल रही थी कन्हैया कुमार को लेकर भी, चर्चा चल रही थी तेजस्वी को लेकर भी कि कैसे चल रही है, और कांग्रेस को। यहाँ 2-3 चीज़ समझिए, कांग्रेस के सामने विकल्प क्या है। मैं फिर आता हूँ जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि ये जरूरी है बात करना इस पर। क्योंकि देखिए, कन्हैया कुमार थ्रेट बन जाएंगे राहुल गांधी के लिए। वो व्यक्ति जो कह रहा है कि सड़कें बनने से पानी चुरा ले जाएंगे बिहार का, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि पानी जो है वो गंगोत्री यमुनोत्री से, उत्तराखंड से होकर यहाँ से जाता है, बाद में वो कह रहा है कि मतलब वहाँ से अडानी अंबानी पानी चुरा कर ले जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की विवेक शून्यता, और फिर बिहार में जाति है कि जाति नहीं, जो उनके साथ भूमियार होने का जो ठप्पा लगा हुआ है, उसकी तो क्या कहें, कील ठोक कर आ गए हैं राहुल गांधी भी।
वो जो अपना जनसंख्या जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो कि कन्हैया कुमार वहाँ पर ठीक है, मतलब स्पॉइलर हो सकते हैं, बोलते अच्छा हैं, जेएनयू की अपनी उनकी ट्रेनिंग है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुल मिला के वो कोई थ्रेट बन पाएंगे तेजस्वी या उनके लिए, मुझे नहीं लगता। ना उनके साथ जाति है, ना उनके पास उस तरीके की रणनीति है, ना वो संगठन है। वो कांग्रेस के अंदर भी वामपंथी विचारधारा से लाए हुए एक शख्स हैं जो वहां पर अपना नौकरी करने गए हुए थे और उनको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दी जा रही, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत है नहीं संगठन के अंदर। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, बाहर उनकी चाहे कुछ भी वो चीजें रही हो। आप पीके का उदाहरण देख लीजिए, पीके ने पूरी तरीके से सबको हटाकर अध्यक्ष के बाद पूरी तरीके से सुपर अध्यक्ष बनने की कोशिश की थी, संगठन के लोगों ने उनको किनारे लगा दिया था। अच्छा, अब कांग्रेस करे क्या? जो बात कही जा रही कि 70 सीटें 35 सीटें, आप ये समझिए कि वहां पर दो नए प्लेयर भी आ गए महागठबंधन में, एक वीआईपी और एक इंकलाब पार्टी आईपी गुप्ता वाली। अब वीआईपी कह रही कि हम 40 सीटें लड़ेंगे, 60 मांग रहे, मेरा 40 तक कहा जा रहा है कि लड़ेंगे। पशुपति को बुलाया, तो मैं कह रहे हैं कि आईपी गुप्ता वो जो पान समुदाय जो अच्छी खासी रैली कर दी थी, वो सब भी अब आईपी और वीआईपी की सीटें कहाँ जाएंगी? तो सीटें तो सबकी कम होनी है। 145 वो लड़े थे और 70 वो लड़े थे। अब समस्या ये कि 70 सीटों में से 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जो आज तक कभी आरजेडी जीती नहीं पाया था। वो सीटें आपने कांग्रेस को उठाकर दे दी और आप कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट के हिसाब से हम अब सीटें देंगे आपको। अच्छा, ये जो बात कही जा रही कि कांग्रेस की रणनीति नहीं, कांग्रेस का कंफ्यूजन है, तो निश्चित तौर पर रहता है, लेकिन इस बार ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार वो पूरी तरीके से आगे होकर गए कि सीटों की संख्या तो कम होगी सबकी, लेकिन सीटें जो आप चाहेंगे नंबर के हिसाब से आप नहीं देंगे। रणनीतिक लिहाज से जो अभी चर्चा आई थी बिल्कुल सही थी कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी बात करेंगे और इस तरीके से बंटवारा होगा। तो अच्छा, कांग्रेस करे क्या? शरद पवार, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में जैसे चाहा उनकी सीटें कम करवा दी। किया क्या? कांग्रेस का मजाक खूब उड़ाया जा सकता है, उड़ाना भी चाहिए जब रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अब अगर उनको अपने पैरों पर खड़ा होना है तो आम आदमी पार्टी आ गई ना, ठिकाने लग गई ना। तो ये चीज तो उनको भी समझ में आ रही ना, तेजस्वी को भी, कि बिना कांग्रेस के वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और आपने जो पूछा था बस एक लाइन में कि नीतीश कुमार के बगैर आज भी भारतीय जनता पार्टी चेहरे में जाना पड़ेगा, उनको नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ेगा। जो उनके पास 12 से 14% वोट है जो ट्रांसफर होता है, वो उनको सत्ता की कुंजी बनाकर रखता है और वो जाएंगे। और इस चीज को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे या चुनाव बाद क्या होगा, सीटें कितनी आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, बिहार में आप देखिएगा कि बहुत एक तरफा नतीजे आने वाले हैं, ये आपसे स्पष्ट बता दूं। किसी कंफ्यूजन मत रहिएगा, चाहे तेजस्वी या राहुल कितना भी लड़े, बिल्कुल एक तरफा। अभी इसमें आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एक तरफा नतीजे आने वाले हैं, चाहे किसी के भी फेवर में आए, लेकिन एक तरफा नतीजे आने वाले हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी और राहुल के बीच में ये सब जो चीजें अभी आप देखेंगे सीटों वाली, उनको भी पता है कि एक दूसरे के बगैर उनको कोई और नहीं, उनको कोई ठौर नहीं, ये जो कहा जाता है, तो इसके अलावा कुछ जा सकते हो। तेजस्वी नेता होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, तो इतना तो होना ही है। बाकी हाँ, लेकिन जिस तरीके से जब इंडिया गठबंधन बना था उस वक्त भी ऐसी ही बहुत सारी बातें हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या इन सब के बीच, और खास करके लोकसभा में जिस तरीके के चुनाव परिणाम हमने देखे, कांग्रेस ने लोकसभा में जैसे अपनी सीटें बनाई और अब जिस तरीके से रणनीति के तहत थी, उसको पता है कि तेजस्वी कोई नेता बनना है, लेकिन दबाव बना रहे हैं कि सीटें हमारे हिसाब से हो जाए, जैसा पिछली बार नहीं हुआ था। क्या कांग्रेस को अंडर प्ले भी कर रहे हैं क्या? सबसे पहले तो आदर्श यही समझना पड़ेगा ना कि इंडिया गठबंधन है क्या। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज अस्ति में रामकृपाल जी की इस बात से सहमत हूँ। हाँ। उसका पूरा आकार कभी स्वरूप में आया ही नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले जो उसकी हाइप बनी और जो अलग अलग तस्वीरें आना चालू हो गई थी, बेंगलोर से लेके पटना तक और वहाँ से लेके दिल्ली तक, वो फिर बम्बई में भी बैठक हुई और सारी तस्वीरों को आप देखें तो कहीं कोई हिस्सा कट गया, कहीं तो वो एक ऐसी जिक्सॉ पजल है जो कभी पूरी नहीं हुई। उस जिक्सॉ पजल में आखिरी कोई ऐसे टुकड़े जुड़े हुए नहीं थे कि हाँ ये फाइनल इंडिया गठबंधन है और इसमें इतने घटक दल हैं और ये इस तरह मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की जो उसमें दो फाड़ हुई और आम आदमी पार्टी ने, वो सब सारी घटनाएं हमारे सामने, और हर चुनाव में हर एक ने अपना अवसर देखा। ये भी बिल्कुल सही कि कांग्रेस तो केवल इस इंतजार में थी कि अगर चुनावों में उसको फायदा मिलता है तो उसके हिसाब से वो नेगोशिएशन पावर बढ़ा ले। खासतौर पे महाराष्ट्र चुनाव के पहले उन्होंने उसका काफ़ी इंतजार किया और जब नहीं हो पाया तो अब वो इंडी गठबंधन में बार्गेनिंग की स्थिति में है नहीं। लेकिन जो हम पिछले खबरों के खिलाड़ी में भी बात कर रहे हैं, अपनी ज़मीन तलाश रही है। अब ज़मीन तलाशने के लिए अगर वो सीट तलाशेगी और सीटों में समझौता तलाशेगी तो ज़मीन नहीं तलाश पाएगी। कांग्रेस पिछले 3 चुनावों से, पिछले मैं कहूँगा 1.5 दशक से इसी समस्या को हल नहीं कर पाई है। ये कैच 22 जो अंग्रेजी में कहा जाता वही स्थिति है कांग्रेस के लिए। अब वो अंडा मुर्गी पहले वाली बात हो गई है।
उसको कहीं ना कहीं ये रिस्क लेनी पड़ेगी कि बिना गठबंधन के वो अपने दम पर चुनाव लड़े, अपना संगठन खड़ा करे, चाहे 0 सीट आ जाए। और जिस दिन ये कांग्रेस हिम्मत कर लेगी उस दिन कांग्रेस बन जाएगी। कांग्रेस तब तक कांग्रेस नहीं बनेगी जब ये टुकड़ों में जीने की कोशिश करेगी, और टुकड़ों में बटी हुई जिंदगी से वो कभी भी सत्ता की वो कुर्सी या अपनी खोई जमीन हासिल, उन्हीं लोगों ने तो कांग्रेस से ये सारा जनाधार छीना है ना। वही लोग क्यों थाली में परोस के उसको जनाधार, क्यों अखिलेश यादव उसके साथ वैसा समझौता कर लें जहां से उसकी वो हारी हुई सीटें देते, इसलिए भाई जब आप स्थिति में हो, याचक की मुद्रा में खड़े हो, तो आपको वही मिलेगा जो बचा हुआ है। और जो योद्धा होता है फिर जीत के लेता है तो छीन के लेता है, तो हारने की रिस्क पे भी लेना पड़ता है ना। युद्ध लड़ना है, पार्टी खड़ी करनी है, तो हार जाने या खत्म हो जाने की ताकत पर भी खड़ी करनी पड़ेगी। और अगर उस रिस्क से आप डरते हो कि अरे ऐसे में तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तो डरते रहिए। तेजस्वी यादव से समझौता कर लीजिए, पशुपति पारस से भी खराब स्थिति आपकी रहेगी। मुकेश सहनी तो कह ही रहे हैं 60 सीटों का। अभी जो दिल्ली में बैठक हुई, दिल्ली की बैठक में कौन थे गठबंधन के नाम पे? केवल कांग्रेस और तेजस्वी है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ये। अभी 2 दिन पहले वाली जो बैठक थी 17 की, उसमें बात हुई थी आएंगे, राष्ट्रीय स्तर के कोई आए नहीं, क्षेत्रीय स्तर के आए, उसमें भी इनको तो न्योता ही नहीं गया। तो ये जो स्थिति है, इसमें वही जो बात कर रहे हैं, पहले तो उसकी जिक्सॉ पजल तय नहीं हुई। इस जिक्सॉ पजल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका अभी भी अपना स्वार्थ है। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को सिर्फ इसलिए खड़ा कर देते कि जो दिल्ली में हुआ कि जो वोट कट के भाजपा में जा रहे हैं वो नहीं जाएं और गठबंधन की ताकत मजबूत रहे। क्या कांग्रेस अपने आप को हमेशा उसी स्थिति में वोट कटवा या थोड़े से वोट जोड़वा पार्टी के रूप में बने रहना चाहती है? गठबंधन में पिछलग्गू बने रहना चाहती है? लीडर, अगर आपको लीडर बनना है ना, तो ये सारे से कन्हैया कुमार जैसे एक चेहरे को आगे कर दो। क्या कन्हैया कुमार बिहार में पूरी कांग्रेस पार्टी को उस स्थिति में पहुंचा देंगे जो आज से 3 दशक पहले थी? क्या पहुंचा देंगे? मतलब उस घोड़े पे दांव लगा ना, जीतने वाला हो रेस को। तो मुझे लगता है कि ये अनुराग जी भी ठीक कह रहे हैं, पता नहीं इतनी रणनीतिक सोच के साथ, और रण में हटा देता हूँ राम कृपाल जी के कहने पे, पर इतनी स्ट्रेटेजिक नीतिगत सोच के साथ क्या पता कांग्रेस में खुद इतना मंथन, इतना विवेचन होता है कि नहीं। लेकिन जहां से मैं कांग्रेस पार्टी को देख सकता हूं, और सचमुच अगर जमीन तलाश रही है, और मजबूत विपक्ष की इस देश को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और जितनी आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। लेकिन अगर वो विकल्प कांग्रेस बनना चाहती है तो ऐसे तो नहीं बन पाएगी। ऐसे नहीं बन पाएगी। अनुराग सर, एक तो आप क्या कांग्रेस इतना बड़ा फैसला करने की स्थिति में है, या अब उस मोड में आ गई कि भैया एक बार चलो ये भी कर लें, हम अपने दम पे लड़के देख लें, कम से कम कुछ नहीं होगा तो नाम ही हो जाएगा कि बलिदान तो दिया? देखिए, इसमें जो हरियाणा जो हुआ, हरियाणा कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक स्टेट उनके हाथ से आके निकल गया। उसके कारण हर आदमी अलग अलग उसको कहता है। कुछ वो कहते हैं कि भाई जो पोलराइजेशन हुआ, दूसरा ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो एकदम से खुद ही झंडा लेके जो आगे आ गए उसकी वजह से। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जो आम आदमी पार्टी को उन्होंने वहाँ इग्नोर किया, जो गठबंधन को जो इग्नोर करना इनको बहुत भारी पड़ गया। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार में ये तब तक अकेले जाएंगे जब तक, हाँ ये सिचुएशन अलग किया कि आरजेडी जब घास ही नहीं डालेगा तो करेंगे क्या भाई, अकेले ही जल लड़ना पड़ेगा। जो दिल्ली में स्थिति थी, दिल्ली में स्थिति अगर देखिए तो कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी कहीं नहीं थी। जैसे राजकिशोर जी ने कहा ना कि बहुत एक तरफा नतीजे आ सकते हैं, तो वो जो इशारा कर रहे हैं उन्होंने खुले में नहीं बोला है, लेकिन वो इशारा एकदम स्पष्ट है कि जो अभी तक का जो समीकरण है वो एकदम एक तरफा नतीजों की तरफ इशारा कर रहा है। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुझे नहीं पता लेना चाहिए, अभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन एकदम इशारा साफ है, एक तरफा नतीजे आने वाले हैं। और ये हम लोगों को पता है, लालू को ना पता हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि लालू जी भी ये चीज सोच के चलेंगे कि ऐसा ना हो कि कल को वो ऐसा कोई व्यक्ति को बड़ा बना दे जो तेजस्वी को थ्रेट बने। देखिए, तेजस्वी का भी राजनीतिक भविष्य तब उज्जवल है जिस समय एनडीए अपने उतार पे होगा। हाँ, और ये जो परिवार की राजनीति ऐसी होती है कि इनको बहुत लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। ये अगले चुनाव या इस चुनाव से ज्यादा इनको 20 साल बाद की भी ये प्लानिंग करके बैठे होंगे। तो वो कांग्रेस के साथ इस शर्त पे गठबंधन करे कि कन्हैया कुमार को वो डेवलप करे, वो लालू प्रसाद यादव नहीं करने वाले, नहीं करेंगे। और उसको लेकर तस्वीरें दिखी भी हैं सर। जो कह रहे थे उसी को मैं कुछ उदाहरण के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश में आज भी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में या तो बीजेपी है और दूसरा कांग्रेस है, चाहे जितनी बुरी हालत में हो। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये आजमाया हुआ नुस्खा है
कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व दूसरा कोई दे नहीं सकता। सन 52 से लेकर के आज 2025 में 6 प्रधानमंत्री हुए हैं विपक्ष के, मतलब इन दोनों को छोड़ करके, गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई, और 6 प्रधानमंत्री 6.5 साल। तो जाहिर सी बात है कि जनता, एक बात तो आप जान लीजिए, कांग्रेस कितनी भी कमजोर हो, कांग्रेस को आज भी लोग बीजेपी का विकल्प मानते हैं। अब रही बात कांग्रेस का रिवाइवल कैसे होगा, सिंपल एक बात बताऊं, मैं बार बार उस बात को कहता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 36 साल से कभी भी 400 सीटों पर कैंडिडेट नहीं खड़ा की है। बिहार में 400 सीटों पर नहीं, जितनी सीटें हैं सारी सीटों पर नहीं लड़ी है, बंगाल में नहीं लड़ी है। यानी आज की जो तारीख, जो 40 साल 50 साल का जो नौजवान है वो भी नहीं जानता कि उसके यहाँ पे कांग्रेस का कोई हारा हुआ कैंडिडेट नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। हमेशा राजनीति में आप संगठन से सत्ता तक पहुँचते हैं। बीजेपी महाराष्ट्र में कभी पूरे सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी थी। 2014 में जानबूझ करके अमित शाह ने शिवसेना से पंगा लिया कि जानते थे कि जब तक हम सारी जगहों पर नहीं लड़ेंगे, हारना जीतना अलग बात है, लेकिन उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस जब 40 साल से इन राज्यों को बिल्कुल परती छोड़ चुकी है, तो कांग्रेस का, आप सीटें मिले ना मिले, जो वो बात कह रहे थे, अगर कांग्रेस को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जिंदा रहना है तो उसे अगला चुनाव को भूल जाना चाहिए। उसे संगठन के लिए ये तय करना चाहिए कि हम उस राज्यों में जहां हम कभी राज करते थे, हम उनकी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, मैंने खुद सीपीएम के कारज से मैंने पूछा था कि सीपीएम राजनीति में क्यों है। मैंने कहा, आपने आज़ादी के बाद आज तक कभी भी इस जनता को एक मैसेज दिया कि आप एक अल्टरनेट हैं? तो उन्होंने कहा, कैसा, क्या मतलब आपका? मैंने कहा, जब आप 272 सीटों पर लड़ेंगे ही नहीं तो जनता आप में चाहे जितनी अच्छाई हो, आपको विकल्प रूप में देखती ही नहीं है। आज कांग्रेस की वही हालत हो रही है कि कांग्रेस विकल्प के रूप में जब तक वो जनता की तरफ नहीं जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट, जो राजकिशोर जी कह रहे थे कि जो आज की बीजेपी है, कंप्यूटर पर अगर आप कोई भी नाम ना डालें तो बाय डिफ़ॉल्ट एफआर अहमदाबाद आ जाएगा। तो एफआर अहमदाबाद का मतलब बीजेपी है, बीजेपी का जो भी कह लीजिए। तो सवाल इस बात का है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को छोटे छोटे ये विधानसभा चुनाव, अगर उसकी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म है, तो आपको बंगाल में लड़ना पड़ेगा, आपको उत्तर प्रदेश में लड़ना पड़ेगा। 210 सीटें हैं इन चारों राज्यों में, मैं 4 बार कह चुका महाराष्ट्र। और जब तक इन 210 सीटों में 100 सीट आप नहीं जीतते, और 100 सीट आप समन्वय से नहीं जीतेंगे, संघर्ष से ही आप जीतेंगे उन पार्टियों से जो पार्टियां आज वहाँ राज कर रही हैं। ठीक है, अजय सर। देखिए, 1990 के बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। 1990 के बाद कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत लेकर के लोकसभा में नहीं जीती। इसको आप देखिए 35 साल हो गए। क्यों हुआ ऐसा? अभी राहुल गांधी का एक अहमदाबाद का भाषण आप याद कीजिए, उसमें उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम और दलित की तरफ देखते रह गए और ओबीसी ले उड़े दूसरे। तो ओबीसी जो है वो या तो चला गया है क्षेत्रीय दलों के साथ या चला गया भाजपा के पास। ओबीसी जब तक कांग्रेस के पास नहीं आएगा, भले ही वो 30% ही आए, तब तक कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दोबारा नहीं उभर सकती। हाँ ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा का उसके साथ सीधा मुकाबला है वहाँ तो वो कमज़ोर पड़ रही है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दोबारा कैसे उभरेगी? उभर ही नहीं सकती। ओबीसी उनके साथ आ नहीं सकता, क्योंकि ओबीसी क्षेत्रीय दलों के साथ है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। जैसे अभी बताया कि रामकृपाल जी ने बताया कि एम कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है, वाई जो है वो चला जाए उधर। तो अगर वाई दूसरे दलों के पास ही रहेगा तो कांग्रेस कभी उस स्थिति में वापस नहीं लौट सकती जो 1990 से पहले थी। और जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है, तो मुस्लिम वोट 2020 में 2019 के चुनाव में कांग्रेस के साथ नहीं था। 2020 के बाद ये स्थिति बनी। अब इसको अगर देखें बिहार के चुनाव से, तो बिहार के चुनाव तक भी मुस्लिम कांग्रेस के साथ नहीं था। ये स्थिति पैदा हुई कर्नाटक के चुनाव से, जब दलित और मुस्लिम दोनों
इनके साथ आया, गठबंधन के साथ। तो ये जो मुस्लिम वोट उसके बाद आया है, उसको बनाए रखना चाहती है कांग्रेस किसी भी हालत में। तो इसलिए बिहार में वह चाहती है कि उसका झंडा जो है मुसलमानों में कम से कम ऊंचा रहे, इसलिए उसको मुस्लिम सीट चाहिए। उसकी जो स्ट्रेटजी है अब, वो स्ट्रेटजी 2029 की ये है कि तब तक मुस्लिम हमसे खिसके नहीं, दलित हमारे साथ बना रहे और धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों के माध्यम से ओबीसी उनके साथ आए। इस स्ट्रेटजी पर कांग्रेस चल रही है। लेकिन अब प्रदेशों को चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए अहम नहीं है। हाँ, वो स्ट्रैटेजी दूर की है, लेकिन अब उसके लिए जो कदम उठाने पड़ रहे हैं वो उठाने पड़ रहे हैं। जो बात अजय सर कह रहे हैं और जो आप भी कहना चाहते हैं उसी में जोड़ देता हूँ। ओबीसी का जिक्र कर रहे थे, बिहार में जाकर राहुल गांधी ने ईबीसी का जिक्र कर दिया। मतलब ईबीसी जो नीतीश कुमार ने खास वर्क तैयार किया था कि उसमें भी सेंध लगाने की कोशिश, तो असर उसका भी हो पाएगा क्या इस? देखिए, ABCD की गिनती तब आएगी जब पहले ये पता चलेगा कि सबकी तरफ से सुझाव दिया गया कांग्रेस को कि उसको यदि खड़े होना है, स्वावलंबी बनना है, तो आत्मनिर्भरता के साथ उसको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। हम सब लोगों ने सांप को चलते हुए देखा है, लेकिन क्या उसका पैर देखे हैं? ये सांप को ही पता है कि वो पैर से चल रहा है कि हड्डी से चल रहा है। तो कांग्रेस को पता है कि हम अकेले लड़ेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, या हम मिल के लड़ेंगे तो क्या हालत होगी। सांप जिसको कह रहे हैं जाहिर सी बात है। तो यही तो कांग्रेस की कितनी ताकतवर है हम नहीं जानते ना, हम सिर्फ सुझाव दे रहे। ये तो कांग्रेस को पता है कि यदि वो अकेले चुनाव लड़ती है तो कितनी ताकतवर है। हम यहाँ बैठ के उसको सुझाव दे रहे हैं कि आप अकेले लड़ो, अकेले लड़के खड़े हो जाओ। हर 10 साल में कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़ी और खड़े होकर देख ली, लड़खड़ा के गिरती रही। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम सब लोग सांप को चलते हुए तो देखे हैं, लेकिन सांप के पैर है या नहीं है ये हमें नहीं पता। तो हम कांग्रेस को सुझाव तो दे रहे हैं कि खड़े हो जाओ, लड़ जाओ। कांग्रेस को खुद पता है ना कि उसकी कितनी ताकत है, अकेले लड़ने की शक्ति है या नहीं है, या मिल के लड़ने में ही उसको फ़ायदा है। तो इसलिए हम सुझाव देने से पहले कांग्रेस, जो अभी अनुराग जी ने कहा कि उसको पता है कि अपनी रणनीति क्या है, कई बार वो रणनीति पे काम भी नहीं कर पाती, वो उनकी अपनी समस्या है। लेकिन उसी समस्या के बीच में कांग्रेस को ये भी समझना पड़ता है कि हम कैसे चले और चलते हुए हम जीवित रहें। तो आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि हमको इस तमाम राज्यों में जीवित रहना है, और जीवित रहने के लिए उसको एक पेड़ की आवश्यकता है, और पेड़ उसके लिए है क्षेत्रीय दल। इसलिए कांग्रेस की मजबूरी भी है और क्षेत्रीय दलों की भी मजबूरी है कि वो कांग्रेस को लेके चले। फिर आप यदि जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जितने क्षेत्रीय दल हैं वो सारे क्षेत्रीय दलों ने सामाजिक न्याय और जाति के नाम पे ही कांग्रेस की छाती पे चढ़ के शासक बने हैं। इसलिए ये जो आज राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय और संविधान की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सिरे नहीं चल रही क्योंकि जो क्षेत्रीय दलों के पास वोट है उनका मानस कांग्रेस के खिलाफ बना हुआ है। तो कांग्रेस के लिए जो मेन मशक्कत करनी पड़ रही है कि उन वोटों को अपने साथ लाने में, वो यही कारण है। और उनका कार्ड इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि ये मानस उनके खिलाफ बन चुका है। 1989 में लालू जी कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए, 90 में मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के खिलाफ बने, उसी के सीने पे चढ़ के वो मुख्यमंत्री बने। 1995 में वही कांग्रेस चारा घोटाले पे खड़ी हो गई लालू के खिलाफ। तो आप एक दूसरे के खिलाफ ताल भी ठोकते रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दा है जाति का। जाति में आज भी क्षेत्रीय दल आपसे ज़्यादा प्रभावकारी हैं, और सामाजिक न्याय के नाम पे वो जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाते हैं तो उसमें पहला चेहरा कांग्रेस का आता है। इसलिए जातियाँ कांग्रेस के साथ ज़्यादा में घबराती हैं। हाँ, और यही चुनौती खड़ी हो जाती है कांग्रेस के लिए। राजकिशोर सर, लेकिन देखिए महागठबंधन में तो हम देख रहे हैं कि इस स्थान एनडीए में बहुत कुछ अभी खुलकर आ नहीं रहा, बहुत कुछ चल रहा होगा, चलता रहता है। अब चुनाव तो पास है और पहले से रणनीति बननी शुरू हो जाती है। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर पहले से सवाल हो रहा है, कई बार खबरों के खिलाड़ी में भी और अलग भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हो सकता है बिहार में। वहाँ भी तो एक चुनौती है, और उन चुनौतियों के बीच इधर जो वीआईपी आईपी की आप चर्चा कर रहे थे, ये ऐसी पार्टियाँ हैं या ऐसे नेता हैं, वो कब आखिरी वक्त तक पलट के किधर चले जाएंगे वो भी तय नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दरअसल नीतीश एनडीए में रहेंगे या इंडी ब्लॉक में जाएंगे, यहाँ तक तो चुनौती थी भाजपा के सामने। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनौती नहीं है। जिसको टिकट चाहेंगे वैसे टिकट देंगे। मंत्री जब उन्होंने बनाए वहाँ पर कैबिनेट एक्सपेंशन में, और जिस तरीके से उन्होंने कुर्मी कोयरी वोटों का पूरा समीकरण बनाने की कोशिश की, आपने देखा कि उसको लेकर मतलब जैसे उन्होंने चाहा किया, और किसी का मंत्री बनाया नहीं। उसी तरीके से टिकटों का वितरण, सीटों का वितरण आप मानकर चलिए, उसमें उनके सामने कोई समस्या आने वाली नहीं है। यहाँ पर अब
वो कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि मूल क्या है, जो इतनी देर से चर्चा चल रही है ना, सहयोगियों के पास आप जब जा रहे हैं, सहयोगियों की निर्भरता आप पर है, सहयोगी आप पर निर्भर हैं, लेकिन असली बात है तना कौन है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार में रहा हो न रहा हो, उस पर अमरलता के रूप में नीतीश ही रहे हैं, तना वही रहे हैं, संगठन उनका था हमेशा से, चाहे वो आरएसएस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। आज की तारीख में तो वो बड़े भाई हो भी चुके हैं, ये भी साफ साफ दिखाई पड़ा। तो इसलिए वहां पर ये चुनौती नहीं है, बस चुनौती उनके सामने ये है कि जो छोटी छोटी जातियां ईबीसी की हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसकी जो बात की जा रही है, उनको वो अपने साथ में सस्टेन कर पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये देखने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में वो धीरे धीरे काम करने की कोशिश करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार के नाम एक खिताब है। नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने बिहार को रहने लायक बनाया। ये बात मैं बार बार कहता हूँ और हर तरीके से कहता हूँ, चाहे जैसे कह दिए। वरना मैंने वो दौर देखा है कि +2 की टीसी आती थी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और उसके बाद रेलवे स्टेशन में बरका खाना से लेकर पटना तक जो है सब लड़के खड़े होते थे, हाथ में उनके फाइल होती थी। बिहार में रुकने के लोग तैयार नहीं होते थे कि पता नहीं इसके बाद क्या करेंगे। ये जो भाव पैदा किया, ये जो विश्वास पैदा किया, ये निश्चित तौर पे 5 साल का जो पहले का शासनकाल नीतीश का था, और महिलाओं का सशक्तिकरण, लड़कियों को ये देना, तो ये सब चीजें ऐसी अंदर पैठ कर गई हैं। और वो जो जंगल राज की टिप्पणी मेरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की थी, इसलिए उसको मैं कह सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। वो अभी भी लोगों के मानस पर इस तरीके से अंकित है, जिन्होंने देखा है, झेला है, वो तो हैं, लेकिन जितना सुना है लोगों ने वो भी जानते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के सामने चुनौती है कि पहले उस जंगल राज के खिलाफ वो वहां पर खड़े दिखाई पड़ते थे, आज की तारीख में वो वीपी सिंह नुमा राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना पड़ेगा, एक दिक्कत यहां पर है, अब दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण आप बन चुके हैं, वीपी सिंह भी क्षत्रिय थे, मंडल कमीशन वो लाए और यहां पर ओबीसी की पॉलिटिक्स, पूरी पॉलिटिक्स देश की बदल दी। लेकिन वो कहते थे हमेशा कि क्या हुआ कि मैं गोल, मतलब मेरा पैर टूट गया लेकिन मैंने गोल कर दिया। तो इसी तरीके से राहुल गांधी ये जो सियासत कर रहे हैं, उनका गोल हो सकता है कर दें, भारतीय जनता पार्टी को हराने में वो कामयाब हो जाएं, लेकिन पैर तो उनका टूटेगा। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है, गोल होता भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, बार बार साफ साफ दिखाई, क्योंकि आपके पास मूल है ही नहीं। अब आपको संघर्ष से सत्ता लेनी पड़ेगी, सत्ता से सत्ता लेने का वक्त जा चुका। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का काडर लगातार मंथन कर रहा है कैसे इसको बचाए रखना है, ये साफ साफ देखा जा चुका है। तो ये जो फर्क है ना, यही अंतर करता है। अब बताइए, कृष्णा अल्लावेरू इनको सबको भेज के बिहार में दिग्विजय सिंह और तमाम आपके जो अशोक गहलोत जैसे दिग्गज बैठे हुए हैं, और बीजेपी में क्या युवा नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आप जरा देखिए जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी भी अपनी एक उपयोगिता है, उनका इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधी के साथ दिक्कत बार बार ये होती है कि वो जलालुद्दीन अकबर बन नहीं पाते हैं, जलाल बनते ही बैरम खान को हज के लिए भेज देते हैं, समस्या ये आ जाती है, बार बार ये दिक्कत आ रही। तो इसीलिए ये दिक्कतें आ रही। तो मुझे लगता है कि ये जो मैं आपसे एक तरफा कह रहा हूं ना, दिक्कत है कि वहां तेजस्वी भी एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से, और राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कोशिश, बात सही कही राकेश जी ने, कि मतलब ठीक है, काटे ना फुफकारे तो कम से कम, हाँ, वो कम से कम जनता के बीच वो दिखे। आखिरी टिप्पणी आपकी, और उसमें मैं जोड़ देता हूं, आरजेडी के लिए भी वही सवाल है। कांग्रेस चाहे जो भी फैसला करे, लेकिन आरजेडी के लिए भी वर्तमान स्थिति अगर देखें और जो बातें हो रही हैं, बहुत बड़ा संकट उनके सामने भी खड़ा दिखाई देता है कि अगर ये गठबंधन नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ हुई तो आरजेडी की चुनौती तो अतीत के प्रेत को अपने पीठ से उतारने का है। जिस दिन वो अतीत के प्रेत को अपनी पीठ से उतार देगी, उस दिन आरजेडी फिर से खड़ी हो सकती है। सवाल सिर्फ तेजस्वी, उसकी लीडरशिप, उसके विजन और थॉट का नहीं है, सवाल उसके अतीत के घोटालों और वो जो जंगल राज वाला छवि है ना, उसका है। जब तक उस जंगल राज की छवि से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक नई राह नहीं सूझेगी। फिर वैसे ही नीतीश जैसा कोई लीडर चाहिए जो ये बताए कि नहीं, जो बिहार में विकास आया है वो हम आगे बढ़ाएंगे। उस जंगल राज की छवि से हम न केवल मुक्त हुए हैं, बल्कि हम ईमानदारी से बिहार की प्रगति के लिए काम करना चाहते हैं। घोटालों का राज, गुंडागर्दी का राज, बूथ कैप्चरिंग का राज चला गया है और हम उसमें विश्वास नहीं रखते। आप अगर ये साबित नहीं कर सकते कि आप उसमें विश्वास नहीं रखते और अतीत हमारी पीठ से उतर कर वापस कहीं चला गया है बेताल, तो तब तक आप वो नहीं कर पाएंगे। ये आरजेडी का प्रॉब्लम है। कांग्रेस को हम कितना ही डिस्कस करें, उस पर कोई वही बात पे फिर आऊँगा जी, इतना उनके घर में भी इतना डिस्कशन हो रहा है कि नहीं मुझे भी नहीं पता। अनुराग जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, और चूंकि हर बार हम उसको विपक्षी पार्टी के रूप में मानते हैं बड़ी, इसीलिए उस पर चर्चा टिक जाती है। लेकिन चूंकि इस 1 साल में आदर्श कोई बड़ा चुनाव है नहीं, तो बिहार की चर्चा लगातार होती रहेगी। और बिहार में अभी से लेकर अक्टूबर नवंबर जब भी चुनाव होते हैं, तब तक के जितना समय भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के पास है,
उस सारे समय का सदुपयोग कुछ छितरे हुए वोटों में या कुछ जातियां जो अलग हट गई उसमें कैसे करती हैं, बड़ा सवाल है। एक जो मुस्लिम फैक्टर वाली बात कांग्रेस के लिए आई थी, कर्नाटक के बाद जुड़े थे, लेकिन अभी वक्फ वाले में जो इनका वो दिखा है ना, द्वंद्व दिखा है, अंतर्द्वंद की, वो अगर उसमें जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको तो दिक्कत है इस कानून से, तो आप उस वजह से एब्सटेन भी कर रहे हैं, पूरी तरह से वक्फ कानून का विरोध भी खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस तरीके की गुगली डाली हुई है भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ कानून के माध्यम से कि वहां भी मुस्लिम वोट पूरी तरीके से अब कांग्रेस के साथ कैसे जाए जब पूरी तरह से आप उनके समर्थन में नहीं आ पाए। तो ये सवाल है, इनका उत्तर आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन बिहार के चुनाव फिर भी बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस पर मैंने जो पिछली बार कहा था, बिहार की अगली छलांग निर्भर करती है। अब बार बार नीतीश राज में ऐसा हो गया, लोग जा ही नहीं पाते थे घर ट्रेन से, वो सब उस चीज से बिहार और आगे कब बढ़ेगा ये देखना होगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, मुकाबला तो बिहार में बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार के चुनाव अमूमन आमतौर पे भी पहले भी जो चुनाव होते रहे दिलचस्प रहे, लेकिन इस बार जो परिस्थिति बनी है और खास करके महागठबंधन, अभी चुनाव भले ही दूर है लेकिन अभी से वो खींचतान, वो मुद्दे बनाने की कोशिश और किसको क्या मिलेगा वो कोशिश महागठबंधन में दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए में भी सब कुछ आसान है, चीज़ें स्मूथ दिख रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अंदर खाने वहाँ भी चल रही हैं। और इसीलिए सभी खास मेहमानों को हमने अपने साथ जोड़ा था कि बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है वो आप तक पहुंचा सके। और आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा, अपने सवाल भी छोड़कर जाइएगा और हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।